Namaskar and welcome to Sunset TV. I'm Rajiv Kumar Singh and you are watching House Highlights, the program where we bring you a concise snapshot of the proceedings in the two houses of parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Before we get into the details, let us take a quick look at the headlines. India-US trade agreement, a significant step towards a developed India by 2047, emphasizes Commerce and Industry Minister Piyush Goyal in his statement in both houses of parliament. India has succeeded in safeguarding its interests in agriculture, dairy and other sensitive sectors under the deal, stresses the minister. Discussion on the motion of thanks to the President's address continues in the Rajya Sabha for the third consecutive day. Leader of the House, JP Nadda, condemns the disruptions caused by the oppositions during the President's address. Says the opposition should apologize to the nation. Opposition raises questions over government's policies during the debate. And in the Lok Sabha, heavy disruptions caused by the opposition stalls proceedings for the third straight day. Question hour, 0 hour disrupted. The discussion on the motion of thanks also gets affected. Our several disruptions, the House gets adjourned for the day. Let us take a quick look at the proceedings in the Lok Sabha on Wednesday, the 6th day of the budget session. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal on Wednesday apprised both the houses of Parliament on the India-US trade deal. Speaking amidst constant opposition sloganeering, Mr. Goyal informed that India has been able to protect the interests of its agriculture and dairy sectors. He also said that the two sides will hold further meetings to finalize the draft of the deal. Let us listen to the statement made by the Commerce Minister in the lower house. माननीय स्पीकर महोदय, जैसा कि सदन के माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फरवरी 2025 में अमेरिका यात्रा के बाद से भारत और अमेरिका एक संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते का संपन्न करने के उद्देश्य से नियमित रूप से चर्चा करते रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्ष के वार्ताकारों ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न स्तरों पर गहन बातचीत की है। दोनों पक्षों के महत्वपूर्ण और विविध हितों को देखते हुए यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग एक वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि
यह अमेरिका द्वारा कई प्रतिस्पर्धी देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम है, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष यह दोहराना चाहता हूं कि खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, MSMEs, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और इनोवेट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगी। यह ऐतिहासिक ढांचागत समझौता भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने और विकसित भारत 2047 की दिशा में हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों के बीच मजबूत जुड़ाव को भी दर्शाता है, जो स्वाभाविक साझेदार है और साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आगे की कार्रवाई के संदर्भ में दोनों पक्ष व्यापार समझौते से संबंधित आवश्यक तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरा करने और कागजी कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि इसकी पूरी क्षमता का शीघ्रता से लाभ उठाया जा सके। समझौते की विस्तृत रूपरेखा इन प्रक्रियाओं के समापन के पश्चात तुरंत घोषित की जाएगी। माननीय सदस्यों को भारत के ऊर्जा स्रोतों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। भारत की सभी कार्रवाइयां इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती है। अतः मैं माननीय सदस्यों से इन मुद्दों को समुचित दृष्टिकोण से देखने का आग्रह करता हूं। दोनों देशों के बीच भावी व्यापार अवसरों के संदर्भ में माननीय सदस्यगण इस बात को समझेंगे कि भारत और अमेरिका काफी हद तक एक दूसरे की पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जैसे भारत विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो रहा है, हमें ऊर्जा, विमानन, डेटा केंद्र, परमाणु ऊर्जा आदि सहित कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अमेरिका इन क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी देश है, इसलिए हमारे लिए इन क्षेत्रों में व्यापार की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना स्वाभाविक है, जिससे न केवल हमारी खरीद में बल्कि हमारे अपने निर्यात में भी विस्तार होगा। हमारा अनुमान है कि तुलनात्मक लाभ के
परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में भारत का निर्यात अमेरिका में भी काफी बढ़ेगा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ यह ढांचागत समझौता जो आने वाले वर्षों में वैश्विक विकास और नवाचार को गति प्रदान करेगा, भारत की जनता एवं राष्ट्र के व्यापक हित में है और देश को बहुत लाभ देगा। यह विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को सशक्त बनाता है। हम अपने देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। Earlier, the proceedings in the Lok Sabha on Wednesday commenced with the question hour. On Wednesday's question related to the departments and ministries under the Prime Minister, atomic energy, coal communications, consumer affairs, food and public distribution, development of northeastern region, earth sciences, electronics and information technology, information and broadcasting, mines, minority affairs, new and renewable energy, parliamentary affairs, personnel, public grievances and pensions, planning, railways, science and technology, space, statistics and program implementation are scheduled to be answered in the Lok Sabha. Replying to Dr. Nishikant Dube's question on effectiveness of PMGKAY and PDS, Minister of State for Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Nimuben Jayantibhai Bambhania, informed the House that over 80 crore 35 lakh people are benefiting from the schemes related to food security. She also mentioned about the benefits of the One Nation, One Ration card. Let us listen in. माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार ने गरीब कल्याण योजना में बहुत अच्छा काम किया है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से केवल एक प्रश्न है कि इसको इफेक्टिव करने के लिए गरीबों तक कोई लूप होल्स नहीं हो, उसके लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पूरे देश भर के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में NFSA लागू किया गया है। 81.356 करोड़ लाभार्थी को उनकी कवरेज दी गई है। कोरोना के समय में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने गरीब, जरूरियातमंद और कमजोर परिवारों को आर्थिक संकट के समय भोजन की कमी से बचाया है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तहत हमारी सरकार नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने 80.35 लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिया है। ये विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और ये जो पूरा यूरोप की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने NFS का लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रभावी बनाने के लिए भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसे डिजिटलीकरण विशेष ध्यान दिया है। 100% राशन कार्ड डिजिटलाइज कर दिया है। 99.8 फेयर प्राइस शॉप पर ई-पोस्ट लगाया गया है। 99.9 राशन कार्ड आधार से लिंक है और 99 लाभार्थी आधार से लिंक है। As on Tuesday, the Lok Sabha witnessed several adjournments on Wednesdays as well. Lok Sabha Speaker Om Birla during the first two sittings and the chair in the subsequent sessions tried to pacify the protesting opposition members who repeatedly disrupted the proceedings by entering the well of the House. However, this did not have the desired effect. Let us listen to the Speaker's appeal before he was forced to adjourn the House for the second time during the day. माननीय सदस्यगण, ये सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है।
आप सभी दलों ने समय समय पर इस देश के अंदर अलग अलग कालखंड के अंदर सरकार में भी रहे, लेकिन मेरा मत है कि इतनी लंबी सरकार में रहने के बाद भी हम इस उच्च सदन की मर्यादाओं परंपराओं को तोड़ रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा कम होगा। आप सब चुनकर आते हैं, सदन के अंदर सदन के बाहर विरोध का तरीका होता है, लेकिन हम इतने वरिष्ठ नेता आप हैं, आपने शासन किया है, लेकिन नहीं बोलने देंगे वो नियम प्रक्रिया से चलता है, लेकिन आप मर्यादा तोड़ेंगे उचित है क्या? आप इधर से उधर जाकर आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? आपने इतने साल के शासन करने के बाद आपने यही परंपराएं लागू किए। आप वरिष्ठ लोग हैं, बालू जी आप इतने सीनियर नेता हैं, ये देश में अच्छा लग रहा है कि आपको? आप इधर जाकर मंत्री बोल रहे हैं, आसन पे जाके खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष की तरफ बैनर लेकर आ रहे हैं। मर्यादा पहले भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादा कभी किसी ने नहीं तोड़ी। आप शासन में रहे, ये प्रतिपक्ष में रहे, तब भी विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। आप शासन को ये मजबूर नहीं कर सकते। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं, आप मर्यादा रखें, अच्छी परंपराएं रखें। विरोध का तरीका हो सकता है आपका, विरोध आवाज से नहीं शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से बैनर से विरोध नहीं होता, विरोध शब्दों तर्कों से होता है, असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए, ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है, आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। TDP member GM Harish Balayogi got a second chance to keep his view on the motion of thanks to the President's address in the Lok Sabha on Wednesday. He mentioned about technology and AI's significance in a rapidly changing world. Let us listen in. AI in mental health care must strictly regulated, with digital platforms operating under clear standards of private protection, ethical designs and clinical accountability. Chairman sir. नहीं चलने दो नहीं तुम पूरा करो तुम पूरा सर अब एंड करूंगा सर 2 मिनट. If technology is the engine of growth, education and skilling are the fuel that powers it. The 3,200 crore allocation for Atal Tinkering Labs strengthens innovation, but inclusion must remain central, especially when only 35% of the schools in our country currently accommodate children with special needs. The decision to establish one girls' hostel in every district expands higher education access, but empowerment must translate into entrepreneurship and economic participation. As a panelist at the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue, I witnessed strong entrepreneur. Sir, with this also, due to the aspect of time,
Sir, Chairman sir, I would like to conclude. As I conclude, the President address is a call to the national responsibility at a defining moment in India's journey. The vision of the Viksit Bharat is not confined to one's government or one electoral cycle. It is a continuous national mission demanding discipline, continuity and collective resolve. We, the Telugu Desam Party, as part of the NDA government, stand firmly committed to this mission. We believe cooperative federalism, policy stability and strong institution will form the foundation of Viksit Bharat. Let us now have a look at all that took place in the Upper House on Wednesday, the 6th day of the budget session. The proceedings of the Rajya Sabha began with the laying of papers on the table of the House pertaining to various ministries. This was followed by zero hour. During zero hour, members of parliament from different parties drew the government's attention to issues of public importance. MPs raised matters related to railways, education, non-resident Indians, fishermen and roads. Member S. Selva Ganapati emphasized the need to tackle plastic pollution in the country and to promote recycling of plastic waste. I urge the Government of India to invest in research, infrastructure and policies that encourage plastic recycling and upcycling, public-private partnership, incentives for entrepreneurs and awareness campaigns which can accelerate the transformation of plastic waste into revenue generation. Member Raghav Chadha expressed concern over the rising adulteration of food items in the country. सर मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर मार्केट से रिकॉल करें और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट बंद किया। संजय यादव जी। The central government has said it is firmly committed to the goal of making the country free of Naxalism by March 2026. Several effective steps have been taken in this direction. Replying to a supplementary question during question hour in the Rajya Sabha, Minister of State for Home Affairs Nityanand Rai stated this in the upper house. He also said that the previous UPA government was not serious about the problem of Naxalism. सबसे पहले तो मैं उस बात को दोहराना चाहूँगा जो माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने इस भारतवासियों को विश्वास दिलाया है कि 2026 के मार्च तक इस भारतवर्ष से नक्सलवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। और महोदय, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी और सफल नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और उसके लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उसके पहले मैं जरूर यह बताना चाहूँगा, जो चिंता माननीय सांसद महोदय ने किया है कि अब तक नक्सलवाद को समाप्त क्यों नहीं किया गया था, पहले अब समाप्त हो रहा है, तो पहले नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केंद्र की सरकार यानी कि 2014 के पहले की सरकार समझती थी कि यह समस्या राज्यों की है, यह समस्या हमारी नहीं है। एक तो यह, दूसरी बात यह है कि इनके पास एड्रेस टू मी वामपंथ उग्रवाद के सर्वनाश के लिए, समाप्ति के लिए कोई नीति इनके पास नहीं थी। यह समस्या 1967 से चली आ रही है और एक समय ऐसा आया कि वामपंथी उग्रवादियों ने पशुपति से लेकर तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर बनाया और उसका परिणाम यह हुआ कि देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ी रही
और इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक ठोस नीति बनाई है और उस ठोस नीति के कारण, एक मजबूत पहल के कारण आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। जो प्रभावी कदम उठाए गए हैं महोदय, जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है मोदी सरकार की। गृह मंत्रालय द्वारा विकासात्मक और सुरक्षा एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए यहाँ 6 योजनाएं चलाई जा रही है। The discussion on the motion of thanks to the President's address continued in the Rajya Sabha for the third day on Wednesday. Members from various parties took part in the debate, presenting their views and suggestions in the House. Members of the ruling side highlighted the government's achievements, while opposition members questioned the reality of the government's policies and claims. Leader of the House, JP Nadda, criticized the opposition for the disrupting President's address. आज का भारत न्यू नॉर्मल के साथ खड़ा है और न्यू नॉर्मल क्या है? न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना बंद करो, कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं होगा। दूसरा, आतंकवादियों को प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, उसको सरकार का ही एक्ट माना जाएगा। तीसरा, सीमा पर आतंकवाद को उचित जवाब मिलेगा और आतंकवादियों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, उस देश के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और इसके साथ साथ खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बहेगा। तो ये एक नई सोच को प्रतिलक्षित करता है राष्ट्रपति जी का अभिभाषण। अभी चर्चा हो रही थी, आज सवेरे प्रश्न भी था, नीरज कुमार जी ने प्रश्न पूछा था माओवादियों के बारे में। उधर से कुछ हल्के फुल्के मिजाज में ये भी कहा गया, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ का इंचार्ज रहा हूं पूरे 6 साल। मैंने देखा है आपके एफर्ट्स और हमारे एफर्ट्स में क्या अंतर होता है। उस एफर्ट्स को हमको समझना चाहिए। आज माओवादियों का जो 126 जिलों में प्रभाव था, आज वो घट करके 3 जिलों तक सीमित हो गया है। इसको हमको समझना चाहिए। और लगभग 2000 से ज्यादा माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है और उसका मूल कारण है नो टॉक्स विद टेरर। नो टॉक्स विद टेरर, उनके साथ उसी तरीके से व्यवहार होगा जैसा व्यवहार उन्होंने आम जनता के साथ किया है। और इसी तरीके से आज हम माओवाद पर, और अभी हमारे राज्य मंत्री ने इस बारे में चर्चा करते हुए बताया भी है कि वो एक समय सीमा के तहत हम माओवाद को जड़ से समाप्त करेंगे। Don't forget that. He is very much working hard to see that this country economy is achieved in 2045 all over the world. India should become one of the pioneers. So for the economic the achievement is concerned, that is what is Modi ji is working so hard, which I have to congratulate. That is all we have in this episode of House Highlights. We will keep you abreast with the proceedings of the Parliament during the budget session. Thanks for watching Sunset TV.